नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी सरकार इतनी समस्याओं से घिर चुकी है कि वो 2029 तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी? यानी मोदी बतौर प्रधानमंत्री 5 साल पूरा नहीं कर पाएंगे। अब इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं और ना ही कोई विपक्ष का नेता या पत्रकार कह रहा है। इतनी अहम बात, इतना बड़ा खुलासा इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रभाकर पराकाला कह रहे हैं। जी हां, मोदी कैबिनेट में मोदी की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पति ये खुलासा कर रहे हैं। और प्रभाकर सिर्फ वित्त मंत्री के पति नहीं है, इस देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और मोदी सरकार पर बड़ी गहरी रिसर्च करते हैं। अब थोड़ा सा ट्रेलर देख लीजिए, उसके बाद बाकी इंटरव्यू देखकर तो आप आज चौंक ही जाएंगे। मैं 2024 इलेक्शन के बाद में आप ही की इंटरव्यू में एक बात मैं बोला था, मैं अब भी दोहराना चाहता हूं कि ये सरकार, अभी जो मौजूदा केंद्र सरकार, ज्यादा दिन, ज्यादा महीने, ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं है। अब एक और अहम बात, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के पति प्रभाकर पराकाला साहब नायडू बाबू की नस नस से वाकिफ है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो नायडू बाबू के पिछले कार्यकाल में सलाहकार थे, नायडू बाबू के सलाहकार रह चुके हैं, अंदर से जानते हैं, भीतर से जानते हैं। और प्रभाकर साहब का ये कहना था कि नायडू साहब वक्त आने पर अपने पत्ते खोलेंगे। अभी मजबूरी में नायडू बाबू मोदी जी का साथ दे रहे हैं। एक और बात कही, उन्होंने कहा कि विचारधारा के स्तर पर, आइडियोलॉजी के स्तर पर नायडू बाबू मोदी से मीलों दूर, यानी बिल्कुल भी नहीं बनती है, दिल से बिल्कुल नहीं चाहते, मन से बिल्कुल मोदी के साथ नहीं है। और मोदी के इतने मुखालफत कर चुके हैं, इतने खिलाफ रहे मोदी के कि पब्लिक रैलीज में नायडू बाबू ने मोदी की पत्नी तक का जिक्र कर। सोचिए कितने मनभेद रहे हैं नायडू और मोदी के बीच में। 2019 में चंद्रबाबू नायडू 2019 इलेक्शंस पहले जब बाहर आ गया और इतना आलोचना किया मोदी जी को आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना तक किया कि मोदी जी के पत्नी के बारे में भी जिक्र किया। ओके, मिस्टर नायडू ने। यस। अब दोस्तों, इस इंटरव्यू में प्रभाकर साहब ने बहुत सी अंदर की बातें, इनसाइड स्टोरीज कही हैं और मुझे लगता है कि हर खुलासा विस्फोटक है। गौर से इसको सुनिएगा। शुरुआत वो वोटों के खेल से कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में जो गड़बड़ियां चल रही हैं और किस तरह मोदी और शाह ने 2024 में गेम खेला, उस पर भी आप इनसाइड स्टोरी सुनिएगा उनसे शुरू में। और उसके बाद मोदी पर, नायडू पर, नीतीश पर, ये सरकार किस मोड़ पर आके बैसाखियाँ छूट सकती है मोदी जी की, वो सारी चीज़ें सुनिएगा। लेकिन एक गुजारिश मैं शुरू में आपसे करना चाह रहा हूँ कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके हौसलों से ही ये चैनल चलता है। मैं तो मानता हूँ कि आपकी आवाज़ से ही मेरी आवाज़ है। और अगर आपके दोस्त हैं, उन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे भी प्लीज़ कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। कमेंट और लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं उसमें जो आप स्टोरी के बारे में बताते हैं, आइडियाज़ देते हैं, उससे अगला वीडियो तैयार करने में मुझे आसानी होती है। तो अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और एक बात मैं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रभाकर साहब आंध्र प्रदेश के, मैंने कहा ना कि नायडू साहब के साथ थे, दक्षिण भारतीय हैं, अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं, अंग्रेज़ी में ही रिसर्च है। हिंदी में थोड़ी सी उनको दिक्कत ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैंने गुजारिश की थी कि अंग्रेज़ी की जगह आप हिंदी में इंटरव्यू दिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हिंदी आपको समझ में आएगी, क्योंकि कंटेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पहला सवाल ये था कि आप आजकल, मैं आपके इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ, आप तो अमेरिका की यात्रा पर भी हैं और हर जगह जाकर आप बातचीत कर रहे हैं। मेरा सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि वोटों का जो खेल हो रहा है, इलेक्शन कमीशन और सरकार, यानी मोदी शाह इलेक्शन कमिश्नर मिलके जो खेल खेल रहे हैं, आपका कहना है कि इलेक्शन के कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और जो एमपीज हैं, राहुल गांधी से लेके जितने भी विपक्ष के एमपीज हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे उसमें प्रियंका गांधी हो या तृणमूल के एमपी हो, दक्षिण भारत के एमपी हो, वो रिजाइन कर रहे हैं
और इलेक्शन का बॉयकॉट करें। तो मेरी समझ में सर नहीं आ रहा, आप ये क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन का बॉयकॉट कर रहे हैं? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सब की सबको इलेक्शन का बॉयकॉट करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन की कोई साख नहीं, पूरी तरह से बेईमानी हो रही है देश में? दीपक जी, आप 2001 में जी इलेक्शन कमीशन का गोल्डन जुबली का सेलिब्रेशन हुआ था। जी उस समय जो राष्ट्रपति जी थे, के आर नारायणन साहब, के आर नारायणन साहब ने उस समय इलेक्शन कमीशन का वो उत्सव में एक बड़ी जी बात बताया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो क्रेडिबिलिटी है देश में, जी जी वो क्रेडिबिलिटी जुडिशरी से भी ज्यादा है। ओके, उस समय मतलब ऐसा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इलेक्शन कमीशन है। जी, क्रेडिबिलिटी के मामले में। जी हाँ, साख के मामले में। जी हाँ, लोग इलेक्शन कमीशन को इतना मानते थे। 2001 में नारायणन साहब ने कहा कि जितना सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी को मानते थे, उससे ज्यादा मानते थे ओके उसको। और हाल में अभी सीडीएस लोकनीति सर्वे, जी इसके मुताबिक लगभग 21%, 21% से ज्यादा लोग ये मानना है अभी कि इलेक्शन कमीशन कंप्लीटली अंडर द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट। और 1 साल 1.5 साल से हमारे जैसे लोग बोल रहे थे कि लगभग 5 करोड़ वोट का ज्यादा हो गया 2024 इलेक्शंस में। और जी इससे इससे एनडीए 79 सीट्स ज्यादा पाया ओके 15 राज्यों में। जी 15 राज्यों। अगर अगर ये नहीं हुआ, ये 5 करोड़ वोट ज्यादा नहीं हुआ, ज्यादा गिन लिया, अगर ऐसा ज्यादा गिनती नहीं हुई और 79 सीट्स का इधर उधर नहीं हुआ, तो आज मौजूदा सरकार एनडीए 293 है अभी, जी हाँ उसको वो 214 में रोकता था। जी और विपक्ष जो है अभी, उसका नंबर है 234। अगर जी 79 इधर उधर नहीं हुआ, तो विपक्ष का नंबर होता है 313। तो ओके, इतना उल्टा पुल्टा हो गया। मैं थोड़ा सा विषय को और थोड़ा सा गहराई में ले जाना चाह रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि ये जो सरकार है, तमाम मंत्री हैं, पूरा एक पार्टी है, पार्टी का अध्यक्ष है, उसके ऊपर आरएसएस है, आरएसएस में भी एक बहुत बड़ा काडर है, क्या ये सब इतना बड़ा फैमिली बीजेपी की, क्या आज की तारीख में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मिस्टर मोदी और मिस्टर अमित शाह, यही सरकार चलाते हैं? और क्या इन्हें हम तानाशाह कह सकते हैं, इन्हें हम डिक्टेटर कह सकते हैं? यही 2 आदमी आपस में तय करते हैं कि क्या करना है। क्या आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि 2 आदमी मिलकर डिक्टेटरशिप कर रहे हैं इस देश में? आपको ऐसा लगता है क्या? दीपक जी, अब देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है और इतने साल से अगर पड़ोस में कहीं कहीं भी हमको डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलता नहीं है। बहुत जी दूर हाँ, तक बिल्कुल, चलता पाकिस्तान में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है। है, जी, बांग्लादेश में नहीं था, बांग्लादेश में भी यही हाल है। जी, बहुत है ना। और जी, मोनार्की है, एक दो जगह जी। मोनार्की है। हुँ, अब बहुत दूर जाना है अब डेमोक्रेसी पाने के लिए। ऐसी देश में आप पार्लियामेंट का क्या हाल बना के रखा है? कुछ बहस होती है पार्लियामेंट में? और कैसी भाषा इस्तेमाल होती है पार्लियामेंट में? और आप बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्म लॉस लाते हैं, बहस बिल्कुल नहीं। और किसानों में बहुत ही अपोजिशन था इसके खिलाफ। और आप उचित समझा कि पंजाब इलेक्शन से पहले हम उसको जी, विड्रॉ करेंगे। ठीक है, कानून कर वापस सकते, ले लिया आपने। जी, लेकिन बिना बहस लाया, बिना बहस वापस ले लिया, बिना बहस।
अब तक बहस नहीं हुई और बहुत सारे ऐसी कानून बिना बहस ऐसी पास कर रहे हैं। अगर कोई अपोजिशन वो एक्सपेक्ट किए तो मोर देन 140 एमपीज को आपने बाहर करके आपने कानून पास कर रहे हैं। तो इसका मेरा मतलब ये है कि क्या डेमोक्रेसी क्या चल रहा है? इसका 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 क्या है? इसका इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मेरे को पता नहीं है, ये एक आदमी चला रहे हैं, 2 आदमी चला रहे हैं और डेढ़ आदमी चला रहे हैं, उनको पता नहीं। लेकिन ये डेमोक्रेटिक नॉर्म से बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, एक। जी। दूसरी बात ये है कि देखिए अ, ये सब गड़बड़ क्यों हो रहा है? और एक तो इनका उनका क्षमता नहीं है। ओके। देश को के लिए क्षमता नहीं है। नहीं, आप ये अर्थव्यवस्था बड़ी बात कह रहे हैं। पराकला साहब, आप कह रहे हैं कि मोदी के अंदर वो क्षमता, पोटेंशियल नहीं है। मतलब आप नहीं, क्या मानते हैं कि अगर थोड़े पढ़े लिखे पीआर होते पीआर मनमोहन का सिंह की क्षमता तरह? अच्छा है। पीआर का क्षमता बहुत ही अच्छा है। अच्छा, पब्लिक रिलेशंस, पीआर पब्लिक या प्रचार। रिलेशंस, ब्रांडिंग, प्रचार और ये शब्द कॉइन करना, वो शब्द कॉइन करना, ये अच्छा करना है, वो अच्छा करना, ये सब ठीक है। लेकिन अगर ज़मीन में क्या हो रहा है? ज़मीन में आपका 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 रुपया देखिए ना, आप बाकी छोड़ दीजिए, रुपया देखिए और डॉलर की दाम तुलना में एकदम दाम दाम नीचे आता देखिए। रहा है। दाम जी। देखिए, आपका आपका जो चावल खरीदना है और वेजिटेबल्स खरीदना है, दूध खरीदना है, आपका आपका ये देखिए। आप महंगाई। सरकार भी अब महँगाई, अब जो सरकार जो भी कहेगी कि इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, क्या क्या इन्फ्लेशन रेट कम हुआ बोलिए? देखिए, मैं गवर्नमेंट का व्हाइट पेपर से मेरे को कुछ मतलब नहीं है। मेरे को मैं दीपक जी एक बात बताऊँ आपको, मैं खुद जाके वेजिटेबल खरीदता हूँ, हर हफ्ता। ओके। मैं खुद आप जाऊँगा, खुद खरीदते हैं सब्जी? मैं खुद जाऊँगा, जाके खरीदता हूँ मैं। मेरे ओके। को वेजिटेबल मार्केट में हर हफ्ता एवरी वीक मेरे को वो वेजिटेबल वेंडर्स है ना, जो वेजिटेबल बेचता है, जी हाँ, वो एक सब्जी वाले। हाँ, सब्ज़ी वाले एक व्हाइट पेपर देते हैं हमको। तो मेरा इकोनॉमी का व्हाइट पेपर हर हफ्ता सब्ज़ी मंडी से मिलती है। जो बिल होता मेरे है। जी। मेरे को सरकार की मतलब व्हाइट बड़ी पेपर बात, आप बड़ी मेरे बात करें, आप कह रहे हैं कि सरकार के बजट से आपको मतलब नहीं है, वो जो बिल आता है सब्जी का, राशन का, वो बिल उसके मतलब है और वो बिल आपको परेशान कर रहा है। मैं हर हफ्ता में प्रोविजन स्टोर जाके मैं खरीदता हूँ। जी हाँ। ये हर एक आप हफ्ता में वेजिटेबल मार्केट जाता हूँ और हर महीने में प्रोविजन स्टोर जाता हूँ। प्रोविजन स्टोर आपको क्या किराना बोलते ठीक हैं। है। इसका मतलब ये है मैं बताता जी हूँ। हाँ। इसका मतलब ये है मेरे को हर एक हफ्ता, हर एक महीना इकोनॉमी के बारे में एक व्हाइट पेपर मिलती है। ओके। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं दोस्तों, और काफी नाम है पराकला साहब का। और ये कह रहे हैं कि जब बिल आता है, यही इनका जो है असली बजट है, और ये बिल इनको परेशान हर महीने करता है, और आम हिंदुस्तानियों को भी करता होगा। एक और इन्होंने बात कह दी कि मोदी और शाह में, और खासकर मोदी की बात, उनके अंदर वो क्षमता नहीं है देश चलाने की, या इकोनॉमी को टैकल करने की, फॉरेन पॉलिसी को टैकल करने की। एक चीज पूछ रहा हूँ, यूं ही एक सवाल आया कि अगर मोदी जी मनमोहन सिंह की तरह पढ़े लिखे होते, इकोनॉमी, बड़े इकोनॉमिस्ट होते, एडमिनिस्ट्रेशन जानते, तो क्या ये सरकार बेहतर चल रही होती? देखिए अ, ये तो अलग बात है। अगर पढ़ा-लिखा बहुत सारे लोग पढ़ के लिख के कुछ नहीं कर पाते। बहुत लोग पढ़ाई-लिखाई नहीं कम आती करते फिर हैं भी फिर भी अच्छा करते हैं। अच्छे करते। बादशाह अकबर को कुछ लिखना पढ़ना हाँ, बादशाह अकबर नहीं पढ़े थे। जी। आप वो उनको छोड़ दीजिए। लेकिन आप ये देखिए अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर तो ऐसी पढ़ना-लिखना नहीं आता ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना। ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है ना। जी। तो उसको आप अनपढ़ कैसे कह सकते हैं? तो तो फिर क्यों नहीं देश चला पा रहे? हाँ, हाँ, ये
मेरे को एक मिनट दे दीजिएगा। देखिए, ये उनका उनका एजेंडा क्या है? दीपक जी, इनका ये अभी जो मौजूदा सरकार है, उनके पीछे जो चिंतन है और वो चिंतन को प्रोपेगेट करने वाले, उसके मुताबिक काम करने वाले संगठन जो है, उनका उनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा ये है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। जी इसका इस और ऐसी ऐसी हिंदू मुस्लिम करते जाएंगे तो आप सत्ता में रह सकते हैं। एक, जी सत्ता में रहना है। दो, सेकेंडली आप ये देखिए कि देखिए ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, ये एजेंडा आज का नहीं है, बहुत पुराना एजेंडा है। बहुत सालों से, 100 साल से ज्यादा भी। जी लेकिन राजनीति में आप आएंगे तो हिंदू राष्ट्र बोलते थे जनसंघ, भारतीय जनसंघ, आपको याद है। अभी भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जी हाँ, जनसंघ भारतीय जनता पार्टी हो गई। जी, तो भारतीय जनसंघ तब तक ये बोलते रहे कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये हमारा एजेंडा है। आपको ये बात सुन के आपको आश्चर्य होगा, कभी भी पूरे जनसंघ के काल में कभी भी जनसंघ ने 10% भी वोट नहीं पाया। 10%। बिगेस्ट हाईएस्ट फॉर जनसंघ वाज 1967, 9.7%। तो ओके ऐसी एजेंडा को इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करती। और 2014 में 14 में भी यही इकोनॉमी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, काला धन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में बात किया और हम ऐसे बहुत लोगों को घुमाया, वोट पाया। ठीक है ना? 19 में भी ऐसी बातें की है। आप खास तौर पर 24 इलेक्शन में, 24 चुनाव में आप देखिए, माम्स बोले थे, मंगलसूत्र बोले थे, रोटी बोले थे, बेटी बोले थे, माटी बोले थे, ये ले जाएंगे, वो छीन लेंगे, ऐसा करेंगे। ये 110 भाषण प्रधानमंत्री जी का उस समय बहुत ही विद्वेषपूरित। जी तो ऐसी माहौल भारत की आम जनता बर्दाश्त नहीं करती। चलिए, एक बड़ी बात पराकला साहब ने कही, उन्होंने जो समझाया दोस्तों, उसका क्रक्स ये है, निष्कर्ष ये उन्होंने कहा कि जब 2024 में मोदी जी एक अग्रेसिव हिंदुत्व लाइन के आगे मंगलसूत्र इन सब के साथ बढ़े, उनको पब्लिक ने नकारा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की सहायता से, मदद से 79 सीटों में घपला हुआ और जहां मोदी को सत्ता हासिल हुई। खैर ठीक है, इस पर तो आपने बता ही दिया है बहुत कुछ। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, ये जो आपको लगता है नीतीश कुमार और नायडू बाबू जो जिनकी बैसाखियों पे मोदी जी चल रहे हैं, क्या ऐसा समय आ सकता है कि मोदी की जो पॉपुलैरिटी है कम होती जाए, या मोदी बिहार हार जाए, फिर असम हार जाए? और असम में अभी मैं देख रहा था बोडोलैंड काउंसिल का चुनाव में बीजेपी ने बहुत खराब प्रदर्शन किया है। तो अगर असम हार गए, बिहार हार गए, बंगाल में जीत बड़ी मुश्किल है, तो क्या किसी स्तर पर जब मोदी जी की पॉपुलैरिटी बहुत नीचे आ जाए, क्या नायडू बाबू समर्थन वापस लेने की बात कर सकते हैं अगर बाकी सहयोगी दलों में ऐसी सहमति बने? क्या तब ये सरकार हिल सकती है? दीपक जी, आप बिहार के जिक्र किए, असम के जिक्र किए, बंगाल के जिक्र किए, ऐसे ऐसे बोल रहे। अब मैं आज बीजेपी हारेंगे नहीं हारेंगे ये नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वोटर लिस्ट में और चुनाव आयोग में जी बहुत प्रॉब्लम। हाँ, मैं मेरा जो सवाल था कि मान जी, लीजिए मोदी हार जाए, मान लीजिए हार ही जाए, बिहार हार जाए, असम हार जाए, देखिए, तो क्या नायडू बाबू वो तो बड़े भाई काबिल पॉलिटिशियन है, समझदार आदमी, क्या तब वो समर्थन वापस ले सकते हैं अगर उनको लगे कि एक सरकार गिराने से दूसरी सरकार में वो शामिल हो जाए? दीपक जी, अभी जो एनडीए का सहयोगी दल है, जी उसमें एक दल का नाम मुझे बता दीजिए जिसने
आइडियोलॉजिकली एफिनिटी के साथ एनडीए में है भारतीय जनता पार्टी के साथ, कोई नहीं। ओके, ये मतलब कोई भी पार्टी चाहे नीतीश की हो, नायडू की विचारधारा के साथ नहीं है इनके साथ, नहीं। चाहे अजीत पवार भी हो। जी, कोई भी अब एक ठीक है। एक 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 दिखाई मेरे को, नहीं है? ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो सहयोगी दल है ये सिर्फ प्रैक्टिकल अलायंस है, प्रैक्टिकल अलायंस। अलायंस है। ये आप मेरे को कुछ दे रहे हैं, हम आपको कुछ दे रहे हैं, ऐसी लेन गिव देन एंड का, टेक, गिव लेन एंड देन। टेक, लेन देन का सहयोगी है। अगर ये लेन देन का उम्मीद नहीं है, अगर आप कमजोर हो गया, आप हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते, तो आपके साथ क्यों रहेंगे, क्यों रहेंगे? ओके, बोलिए, एक कारण मेरे को बता दीजिए क्यों रहेंगे। क्योंकि अरे आप कुछ भी कीजिए, क्या है, आप हमको दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन आप राम मंदिर बना रहे हैं इसलिए हम आपके साथ हैं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं इसलिए हमारे साथ, आपके साथ है। मैं ऐसी दल कुछ है क्या? तो आप क्योंकि आंध्र प्रदेश से हैं, नायडू बाबू को भी बहुत करीब से जानते हैं, जैसे मोदी जी को आप करीब से जानते हैं, क्या नायडू बाबू मन से मोदी के साथ नहीं, दिल से मोदी जी के साथ नहीं, मजबूरी में है? देखिए, मैं पब्लिकली इसके अंदर की बात मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं एक बात आपको बताया, आइडियोलॉजिकल एफिनिटी तो नहीं है, विचारधारा उनकी नहीं मिलती नायडू और मोदी की। जी। लेकिन मान लीजिए प्रभाकर जी, जितना अच्छा आप इकोनॉमिक्स को जानते हैं उतना अच्छा आप पॉलिटिक्स को जानते हैं। मैं एक सवाल, फिर एक सिचुएशन रख रहा हूँ। मान लीजिए नायडू बाबू को कभी लगे कि अब मोदी से अब कोई फायदा नहीं, नुकसान ही होना है, और अगर नायडू बाबू या नीतीश कुमार की पार्टी इधर से उधर चली जाए, इनको छोड़ दे इधर आ जाए, तो इधर सरकार बन जाएगी राहुल गांधी की। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर विपक्ष इनको ऑफर दे, शरद पवार जैसे लोग, राहुल गांधी की टीम में भी कई काबिल लोग हैं, अगर नायडू बाबू से बात करें, नीतीश कुमार बिहार का चुनाव हार जाएं, उनसे बात हो, क्या कुछ लोग इधर से उधर हो जाएं तो सरकार गिर सकती है मोदी की? आपको ऐसा लगता है या ये नहीं हो पाएगा? देखिए, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू जी दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस, ओके, और उनका आप पास्ट देख लीजिए, बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के विरोध में भी थे। जी, आप 2019 में चंद्रबाबू नायडू 2019 इलेक्शंस पहले जब बाहर आ गया और इतना इतना आलोचना किया मोदी जी की। मोदी जी को, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना इतना तक किया कि मोदी जी के पत्नी के बारे में भी जिक्र किया। ओके, मिस्टर नायडू ने, यस यस, आप मतलब आप कह रहे हैं पब्लिक मीटिंग में कहा, पब्लिक मीटिंग में आप मोदी जी की वाइफ के बारे में? जी ओहो, जी, आप देखिए, आप वीडियो मिलेंगे आपको यूट्यूब में, अगर चाहिए तो मैं भेज दूंगा आपको। ओके, नहीं क्या कहा था उन्होंने, कुछ मैंने तो सुना नहीं। नहीं आप जी, देखिए ना, मेरे से बोलवाइए मत ये सब। अच्छा ठीक है। मैं इसलिए मैं इसको आपको याद किया कि अगर डिफर होने के बाद क्या बोलेंगे, और फिर आने के बाद क्या बोलेंगे, नीतीश बाबू क्या बोलेंगे, चंद्रबाबू नायडू जी क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, आप सब जानते हैं। अब देखिए, तो इसका मैं ये बोलने के लिए ये सब आपके सामने रखा कि ये मैत्री जो है, ये नायडू और मोदी की, जी, नायडू मोदी, नीतीश बाबू नीतीश, मोदी, हाँ, somebody मोदी, ये बिल्कुल ही विचारधारा की कुछ लेना देना नहीं है। कुछ ओके, भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता सिर्फ है। लेन और देन है। हाँ, अच्छा, मैं 2024 इलेक्शन के बाद में आप ही की इंटरव्यू में एक बात मैं बोला था, मैं अब भी दोहराना चाहता हूँ जी, कि ये सरकार, अभी जो मौजूदा केंद्र सरकार, ज्यादा दिन, ज्यादा महीने, ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं है। ओके, जी, आप कह रहे हैं ये सरकार
पराकला साहब, देखिए आप इस देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, कई बड़े बड़े नेताओं के आप पॉलिटिकल एडवाइजर रहे, पॉलिटिकल माइंड भी आपका है, फाइनेंस में और इकोनॉमिक्स में तो कोई आपसे टक्कर ले नहीं सकता। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये सरकार मोदी की रहेगी नहीं, मतलब कोई तो कारण तो होगा सर, जो आप देखिए हम्म, देखिए अभी चुनाव के ऊपर इतना सवाल आ रहे हैं। एक जी चुनाव आयोग और वोट गड़बड़ी, वोट चोरी, अब इतना बेइज्जती हो गई है। एक दो जी तीन, अर्थव्यवस्था इतनी इतनी परेशानी में है। अर्थव्यवस्था, आप देखिए, महंगाई देखिए, आप बेरोजगारी देखिए, और ट्रेड का अभी जो टैरिफ्स है वो देखिए, और सीमाओं में हमारे पड़ोसी का रिश्ता देखिए, चाइना क्या जी कर रहे हैं देखिए हमारे भूभाग में, ये ट्रम्प सब क्या कर रहे हैं, ट्रम्प क्या कर रहे हैं, और इतना आर्थिक असमानता बोलते हैं, इक्वालिटी, इकोनॉमिक जी जी इनइक्वालिटी इतना बढ़ रहे हैं, और कमजोर होते जा रहे हैं। आप इतना करने के बावजूद 79 सीट्स आपको हेराफेरी करने के बाद भी, आप क्या बोल रहे थे इलेक्शन से पहले? 400 पार बोल रहे थे ना? क्या हो गया? तो पॉपुलर सपोर्ट भी कम हो गया, पॉपुलर सपोर्ट कम हो रहा है, और बड़ी जी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी ठीक नहीं है, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। इतना ओके कमजोर होने के बाद ये इतना कमजोर हुआ कि ऐसी थोड़ा सा पुश, तो उसको सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है। आप देखिए, एक एक सहयोगी दल अगर बाहर आए जी तो क्या है, इसका फेट क्या है? और जी उनका अभी क्या है कि पूरा उनका ताकत ये 2-3 पार्टियों को एक उनके साथ रखने के लिए पूरा ताकत लगाना पड़ेगा, पड़ रहे हैं। जी मतलब आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सारी ताकत मोदी लगा रहे हैं, ये जो नीतीश साथ में रहे किसी तरह से, नायडू बाबू जो है वो साथ में रहे, चिराग पासवान साथ में रहे, बाकी जो अजीत पवार, ये छोटी मोटी और पार्टियां वो साथ में रहे, जयंत चौधरी जिनके पास 2 सांसद हैं, ये 2-2 सांसद वाली पार्टी या 5-5 सांसद वाली पार्टी जो है, इनको साथ में रखने के लिए सारी ताकत झोंक रहे हैं। एक बात दोस्तों पराकला साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हर तरफ से फंसे हुए हैं, यानी चाइना एक तरफ है, दूसरी तरफ अमेरिका पीछे पड़ गया है, अर्थव्यवस्था जिसके ये एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब है, बेहद खराब हालत अर्थव्यवस्था की, बेरोजगारी विस्फोटक रूप से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में अल्पमत में मोदी जो बैसाखी पे चल रहे हैं, अगर कोई झटका लगा, कोई करंट लगा, तो फिर आगे चलना संभलना मोदी के लिए मुश्किल होगा, ये शायद आप कहना चाह रहे थे पराकला जी। आप इतना नीचे स्तर पर उतर गया कि आज के दिन में प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति बोल रहे हैं कि क्रिकेट मैच में जीतने का ऑपरेशन सिंदूर वो जी मैदान को ऑपरेशन सिंदूर बता दिया, देखिए ये भी ऑपरेशन सिंदूर है। ये एक कैसे मानसिकता है? ये कमजोरी का मानसिकता है या ताकत की मानसिकता है? ये क्या मानसिकता है? बोलिए आप ही आपको लगता है कि आपको लगता है बहुत गलत स्टेटमेंट था मिस्टर मोदी का कि स्पोर्ट्स में ऑपरेशन सिंदूर लिया, इसका इफेक्ट पड़ेगा पूरे खेल जगत पे, खेलों की दुनिया में? देखिए, गलत स्टेटमेंट है एक, और कमजोरी को महसूस करने वाली स्टेटमेंट है। मुझे याद आ रहा है नेहरू जी ने कहा था कि भाई खेलों में हार जीत लगी रहती है, कोई हारता है कोई जीतता है, तो उनका बड़ा एक फेमस लाइन है जवाहरलाल नेहरू का स्टेडियम्स में मैंने पढ़ा, प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम, खेल को खेल की भावना से खेलिए, हार जीत होती रहती। अब मोदी जी ने उसको जंग के मैदान से जोड़ दिया। एक सवाल मैं करना चाह रहा था, क्योंकि अर्थशास्त्री से सवाल करना चाहिए, ये जो यंग जनरेशन हमारी है, जो हमने लद्दाख लेह में देखा, या हम देहरादून में देख रहे हैं, या हम कर्नाटक में भी देख रहे हैं और भी कई जगहों पर, ये जो यंग जनरेशन जो गुस्से में है, एंग्री है, उनके पास जॉब्स नहीं है, क्या आपको लगता है कि अगर ये डिमॉन्स्ट्रेशंस, इस तरह का विरोध बढ़ता गया सड़कों पर शहरों में,
तो क्या मोदी जी के लिए ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन होगी? खतरनाक सिचुएशन एक, लेकिन ये इनका नेतृत्व का फेल्यूर का एक प्रतीक है। मोदी जी के फेलियर की वजह से हो रहा है, ये आप ये कह रहे हैं? जी, जी। जो लोग मोदी, मोदी, मोदी बोलना है, जी। ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसी ऐसी इसलिए कर रहे हैं कि वो नेतृत्व का अभी प्रधानमंत्री जी का टोटल फेल्यूर है, इसलिए। क्या यूथ पूरी तरह से अब नाराज हो रहा है धीरे-धीरे मोदी के साथ, जो जी, मोदी का फैन हुआ करता था? जी। क्योंकि देखिए आप उम्मीद बिना एक्शन, बिना फायदा, ओके। आप कभी भी देखिए, आप उनका अनाउंसमेंट्स देखिए, लाल किले से देखिए, उनका मंत्रियों का देखिए, कभी भी वो बोलेंगे उम्मीद जगाएँगे। हाँ, 2014 में बोलेंगे 2024 तक ऐसे कर लेंगे, 2022 में कर लेंगे, 2023 तक किसानों का आमदनी दुगनी कर देंगे। और अब फिर बोलेंगे और 5 साल के बाद और 6 साल के बाद और 6 ये 7 साल के बाद अब बोल रहे 2047 में कुछ करेंगे। ओके। ये ये गलत है। नहीं गलत नहीं। देखिए कुछ लोग कुछ दिनों तक इसमें विश्वास करते हैं, लेकिन आगे जाके बार-बार ऐसे बोलेंगे तो लोग हँसते हैं। अभी ओके। अभी देखिए आप शायद ज़्यादा दौरा नहीं करते, लेकिन आजकल ये पूरा एक जोक बन गया है। मैं बहुत लोगों से ओके। बात करता हूँ। जो लोग बहुत बहुत कट्टर सपोर्टर्स थे, वो भी दो चीज़ हुआ। एक, वो ऐसे कट्टर सपोर्टर खामोश हो गया और दूसरी तरफ इसमें से और थोड़ा न्यूट्रल और थोड़ा ये खट्टर नहीं है लेकिन सपोर्ट करते थे, अरे अच्छा है। जी। ये लोग हँसने लगे, ओके। हँस रहे हैं। अच्छा, बड़ी बात आप पराकाला साहब कह रहे हैं। पराकाला साहब कह रहे हैं कि मोदी जी उम्मीद जगाते हैं लेकिन एक्शन नहीं होता। मतलब आप प्रॉमिसेस करते हैं लेकिन कोई एक्शन ज़मीन पर नहीं होता है। 2014 में 2019 का टारगेट सेट कर देंगे, 2019 में फिर 5 साल के आगे का टारगेट सेट कर देंगे। आजकल जैसे 2047 की बात कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में क्या देना है यूथ को या किसान को, उस पर कोई भी एक्शन नहीं होता, ये कह रहे हैं और इसकी वजह से हँसी के ये पात्र बनते जा रहे हैं। जी। एक बात और बोलूँ दीपक जी, जी। ये लफ्ज़ अच्छे लफ्ज़ यूज़ करते थे। लोग इसके बहुत ही इम्प्रेस होते थे ना। अब जी हाँ। देखिए आप ये लफ्ज़ यूज़ करके इस स्तर पर आ गए आप। अब मध्य प्रदेश में बेरोज़गार युवा है, उनका नाम तो बदल गया, आपको मालूम है? अच्छा, जी। अभी बेरोज़गार युवाओं को बेरोज़गार युवा नहीं बोलेंगे, इसको एस्पिरेशनल यूथ का नाम दे दिया है बस। तो इसका मतलब एक नाम बदलने से मध्य प्रदेश में आज बेरोज़गार युवा नहीं है, सिर्फ़ एस्पिरेशनल यूथ है बस। तो अनएम्प्लॉयड को इसको एस्पिरेशनल शब्द चेंज कर दी। लास्ट सवाल पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं, इंडस्ट्री को समझते हैं। मोदी जी जिस तरह से अडानी और अंबानी दोनों को सपोर्ट करते हैं और अडानी जी को खासकर करते हैं, क्या आपको लगता है कि जो बाकी हमारे देश में इंडस्ट्रिस्ट हैं, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, भाई गोदरेज है, महिंद्रा है, बजाज है, एक लंबी लिस्ट है और जो अच्छा कर रहे हैं, उन सबको किनारे करके सिर्फ एक बिजनेसमैन को सपोर्ट करना, क्या ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है या बुरा है? बहुत ही बुरा है। इसमें कोई भी आप आप बीजेपी के सपोर्टर्स को भी आप पूछिए, वो लोग ऐसे बोलेंगे कुछ फ़ेवर नहीं कर रहे, लेकिन अगर किए तो वो ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक नहीं है, एक। और दूसरा दीपक जी, आप शायद आप भी जानते हैं, लोग ख़ास तौर पर उद्योगपति लोग पब्लिकली कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, डर रहे हैं। जी। लेकिन आप प्राइवेटली बात कीजिए, ये आपकी बात की तो होती रहती होगी। जी। एवरीबॉडी इज़ एंग्री,
एवरीबडी इज एंग्री। एवरीबडी इज एंग्री अदर देन 1 और 2 और 3, उनको छोड़ दीजिए। मतलब अडानी अंबानी को छोड़ के ज्यादातर उद्योगपति देश के नाराज हैं, बहुत कुछ बताते हैं बंद कमरे में। प्राइवेट को बंद कमरे में इतना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। एक दूसरा ये है कि आप 75 इयर्स का प्रधानमंत्री का आयु, आप मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देखा है जी? आप कितने इसमें पूरा एडवर्टाइजमेंट्स में उद्योगपति दिए हैं, बिजनेसेस दिए हैं, तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स तो आपको छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स छोड़ दीजिए, वो कर सकते नहीं कर सकते, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो अलग है। लेकिन जब तक प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट हाउसेस वगैरह वगैरह एडवर्टाइजमेंट दिया है, इसमें से आपको क्या लगता है कितना प्रतिशत लोग अपने आप खुश होके दिए हैं? देखिए, ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि जो विज्ञापन दिए गए मोदी जी को मुबारकबाद देने के लिए 75+ में, वो भी दबाव के जरिए ही दिए, मतलब विज्ञापन पे जो पैसा खर्च कर रहा है डर की वजह से दे रहा है विज्ञापन। एक इसी में एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है, वैसे तो आप मान रहे हैं कि सरकार ज्यादा नहीं चल पाएगी, मान लीजिए अगर किसी तरह से मोदी जी जुगाड़ करके ये सरकार चला लेते हैं, क्या 2029 में चुनाव होगा, या आपको लगता है 2029 के बाद फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं इस देश में? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। चुनाव आप प्रश्न ऐसा पूछना चाहिए कि चुनाव होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं है। फार्स चुनाव होगा या ठीक से चुनाव होगा? चलिए मैं सवाल बदल देता हूँ, चुनाव 2029 में असली चुनाव होगा या नकली होगा? तो अगर आप ये छोड़ दिया, इस मौका छोड़ दिया, इसको सुधारा नहीं अभी, ये विपक्ष जो लोग हैं वो बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और चुनाव आयोग के पास जाके पिटीशन देते हैं, ऐसी बस, और लोकसभा में बैठते हैं, फिर इलेक्शन लड़ते हैं, हारते हैं, ऐसी करेंगे तो आप देश में लोकतंत्र की बात आप भूल जाइए। ओके, फार्स होगा और बड़ा फार्स होगा, उसके बाद और बड़ा फार्स होगा। 500 करोड़ से वोट फर्जी और उसका वोट हाइक, 5 करोड़ से 10 करोड़ होगा, 10 करोड़ से 20 करोड़ होगा, 20 करोड़ से पूरा होगा। और सूरत में जो हालात हुई, यूनानिमस हो गया सूरत 2024 में, आपको याद है? तो सूरत में जो चुनाव हुआ था जी, 3 कैंडिडेट का नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया और अचानक पूरा बाकी उम्मीदवार पूरा मैदान से बाहर चले गए, तो यूनानिमस हो गया। ऐसी 24 में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ और आगे 2029 में वो 50 हो सकते हैं, 15 60 हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। चलिए, पराकला साहब ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष अभी भी नहीं चेता और इस पूरे सिस्टम के विरोध में नहीं खड़ा हुआ, खासकर चुनाव में जिस तरह से धांधली हो रही है, ये अगर खुलकर इसका विरोध नहीं हुआ तो 2029 में अगर चुनाव होता है तो वो फार्स होगा। फार्स का मतलब वो फर्जी चुनाव होगा, वो मैनेज चुनाव होगा, वो एक तरह से मोदी और शाह के रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल्ड चुनाव होगा और जिसके कोई मायने नहीं होंगे। जैसे 2024 में सूरत में चुनाव में जो मेन अपोजिशन पार्टी का कैंडिडेट था उसको हाईजैक कर लिया, उसको जो है मैनेज कर लिया। इसी तरह से सूरत जैसे आपको कई जगह सूरत दिखेंगी, ये वो बोल रहे हैं। कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि अगर विपक्षी पार्टियों ने, नॉन बीजेपी पार्टियों में, जिसमें विपक्षी पार्टियों के अलावा जो सहयोगी दल है बीजेपी के, अगर ये अभी नहीं चेते तो फिर लोकतंत्र जो है कहीं ना कहीं वो खतरे में, ये कह रहे हैं होगा ही नहीं उसके बाद, 2029 के बाद। पराकला साहब आप आए, बहुत खुलकर बात हुई और हर विषय पर आपने बात करी। एक चीज जो आपने बड़ी कही वो ये कही कि भाई मोदी जी जो है अब 2014 वाले मोदी नहीं रहे और बहुत मुश्किल है, जिस तरह के प्रेशर उन पर है, एक्सटर्नल प्रेशर, विदेशी प्रेशर है, चाइना अमेरिका का जो प्रेशर है, बॉर्डर पे प्रेशर है, अर्थव्यवस्था का बहुत जबरदस्त प्रेशर है, किसान युवा की हालत बहुत खराब है, मोदी अल्पमत में चारों तरफ से घिरे हुए, मोदी का आगे सरकार को चलाना बहुत मुश्किल दिख रहा है, इनको बहुत मुश्किल दिख रहा है। और कुछ कहीं ना कहीं संदेश नायडू और नीतीश की तरफ भी
पराकला साहब ने दिया है। पराकला साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, खुलकर बातचीत हुई, काफी देर से तक आप हमारे साथ रहे, और सबसे बड़ी बात, बेखौफ आपने बोले, निडर बोले, और कहीं ना कहीं निष्पक्षता भी थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच दीपक जी, थैंक यू। थैंक यू।